हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और एक इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, गोल्ड प्राइसेस इंडियन मार्केट में और वर्ल्ड वाइड बहुत तेज़ी से बढ़े। पहला सवाल तो यही बनता है कि गोल्ड प्राइसेस किन फैक्टर्स की वजह से बढ़ते हैं या कम होते हैं। ओवरऑल जनरल फैक्टर्स क्या होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खास तौर सिविल सर्विसेज का तो ये बहुत मेन टॉपिक बनता है, उनका बहुत इम्पॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है कि जब भी ऐसी चीज़ों में कोई बदलाव आए तो वो कॉन्सेप्चुअली आपकी नॉलेज जानने के लिए फैक्टर्स ज़रूर पूछते हैं कि क्या रीजंस बनते हैं। तो जनरल ओवरऑल स्टैंडर्ड फैक्टर्स क्या हैं गोल्ड की प्राइस हाइक होने के। सेकंड क्वेश्चन बनता है, जिस समय में प्राइस हाइक हो रहा होता है उसके मौजूदा कारण क्या हैं जिस वजह से प्राइस हाइक हो रहा है। हम उन ओवरऑल फैक्टर्स को भी समझेंगे। अभी कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गोल्ड के प्राइस हाइक में, हम उन्हें भी समझेंगे। लेकिन उनको समझने के पहले जब हम वो फैक्टर्स समझाएं या आप डिफरेंट न्यूज़पेपर या जर्नल्स के वाया इन्हें पढ़ें तो वहाँ पर कुछ टर्म्स यूज़ होंगी जो टर्म्स नहीं हैं, अपने आप में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि हॉकिश स्टांस या डॉविश स्टांस बाय द सेंट्रल बैंकर्स। ऐसे शब्द अक्सर ही आपको अखबारों में डिबेट न्यूज़ चैनल डिबेट्स में डिस्कशंस में सुनने को मिलते हैं। ये भी क्वेश्चंस कई बार कई एंगल से पूछे जाते रहे हैं और इनके भी इन टर्म्स को लेकर के भी इनके क्या आउटकम्स आ सकते हैं उसको लेके सिविल सर्विसेज के पास बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो आपको क्वेश्चंस बना के डालें। एक बुलिश और बियरिश स्टांस होता है, एक हॉकिश और डॉविश स्टांस होता है। तो ये कई बार सवाल इनके इर्द गिर्द आते हैं। तो अपने आप में भी एक टॉपिक बनता है, हॉकिश स्टांस बाय द बैंक एंड द डोविश स्टांस बाय द बैंक, द डविश डव। और दूसरी तरफ गोल्ड के प्राइस हाइक को जब हम कवर करेंगे उस टॉपिक में भी इसकी भूमिका है। हमें ये बार बार टर्म एनकाउंटर होगी, तो हम पहले इन टर्म्स को, इनसे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे कि गोल्ड प्राइस क्यों हाइक हो रहे हैं, हम उसके बारे में आपको बताएं। तो शुरुआत हम करेंगे हॉकिश वर्सेस डॉविश, हम इनके बारे में बात करेंगे। हॉकिश और डॉविश के बारे में मैं बात करूं, सबसे पहले इनकी हिंदी पता होनी जरूरी है। ये दोनों ही बर्ड्स हैं, फर्स्ट। सेकंड, हम इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, हॉक को हम क्या कहते हैं, हॉक का मतलब है बाज, हम इसे बाज कहते हैं। बाज आप सब जानते हैं। दूसरी तरफ जब हम डव की बात करते हैं, कबूतरों का ही बहुत निकट संबंधी है ये, पडोक कहते हैं इसको हिंदी में। पंजाबी में ज़्यादा कॉमन सुना होगा कुग्गी। कुग्गी शब्द आपने पंजाबी में सुना होगा, है ना। कुग्गियाँ, कबूतर और कुग्गी अलग होते हैं बट निकट होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, बहुत दिखते हैं ठीक ठीक एक दूसरे से मिलते जुलते। ये दो बर्ड्स के नाम से हम इन दो स्टांस, दो ली गई पोजीशंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, अभी समझाएंगे कि क्यों हमने इन दो बर्ड्स का नाम यूज़ किया। सेकंड, क्या सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी में ही हॉकिश एंड डॉविश स्टांस यूज़ होता है? नहीं, ये इसके अलावा भी यूज़ होता है। ये किसी कंट्री की एक्सटर्नल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट भी है, वो भी हम इसी में आपको समझा देंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हॉकिश वर्सेस डॉविश। डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसीज़। तो हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया हॉकिश स्टांस वर्सेस डॉविश स्टांस। इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर एसोसिएटेड विद द मॉनेटरी पॉलिसीज़, सो both the words are supporting the different monetary policy stance। दोनों शब्द डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस के साथ एसोसिएट होते हैं। अगर हॉकिश है स्टांस तो कुछ और कदम उठा, रिजल्ट्स कुछ और आएंगे, और अगर स्टांस डॉविश है मॉनेटरी पॉलिसी का तो कुछ और रिजल्ट्स आएंगे। तो सवाल यहाँ पर उठा, मैं बहुत छोटे में सरल में समझा दूंगा क्योंकि हमने मॉनेटरी पॉलिसी पे वैसे बहुत से लेक्चर किए हैं, इकोनॉमी का पार्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी,
सबसे पहले ये किसी भी नेशन में, किसी भी स्टेट में ये किन का सब्जेक्ट मैटर है, ये किन का प्रेरोगेटिव है, किन का एरिया है। ये एरिया होता है सेंट्रल बैंकर्स का। इसके साथ डील करते हैं सेंट्रल बैंक्स। अलग अलग कंट्री के सेंट्रल बैंक्स अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो यूनाइटेड स्टेट का सेंट्रल बैंक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का, वो सेंट्रल बैंक कहलाता है द फेडरल बैंक, द फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका। तो उसको कहते हैं फेडरल बैंक। शॉर्ट फॉर्म यूज़ हो जाता है अमेरिकन फेड। आप इसे अमेरिकन फेड भी कह देते हैं, या अक्सर खबरों में यूएस फेड भी लिखा जाता है। तो यूएस फेड, अमेरिकन फेड, फेडरल बैंक ही के बारे में बात हो रही है। और फेडरल बैंक यहाँ पर क्योंकि अमेरिका फेडरेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ फेडरेशन, है ना, तो उनके लिए जो बैंक है उनका जो सेंट्रल बैंक है मेन, इट इज़ अ फेडरल बैंक। अब वही इससे उलट अगर इंडिया के सेंट्रल बैंक किस नाम से जाना जाता है? इंडिया का सेंट्रल बैंक जाना जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो उनका फेडरल बैंक और हमारा रिजर्व बैंक, अमेरिका का फेडरल बैंक, हमारा रिजर्व बैंक, दोनों सेंट्रल बैंक्स हैं। सेंट्रल बैंक्स मतलब they are central to the banking operations and they are central to the monetary policy. Okay, in context of a state, in context of a nation, if you will consider, they are central to the banking activity. How? जो बैंक्स हैं उनको लाइसेंसेस इन्हीं बैंक्स से मिलते हैं काम करने के लिए। सेकंड, उन बैंक्स की अकाउंटेबिलिटी इन्हीं बैंक्स की तरफ रहती है, सेंट्रल बैंक्स की तरफ। जैसे इंडिया में कोई भी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, या फिर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ऑल द बैंक्स, उनको परमिशन बीइंग अ बैंक काम करने की आरबीआई से ही मिलेगी, लाइसेंस आरबीआई से मिलेगा। सेकंड, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी आरबीआई ही तय करेगा, दे आर अकाउंटेबल टू द आरबीआई। क्यों? क्योंकि आरबीआई ही उन्हें रेगुलेट भी करता है, तो आरबीआई रेगुलेट करता है, आरबीआई से लाइसेंस मिलते हैं, आरबीआई को अकाउंटेबल है, वो आरबीआई ही उन्हें रेगुलेट करता है। बोले तो सेंट्रल बैंक, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। आरबीआई उनकी फाइनेंशियल ऑपरेशंस में उनकी मदद भी करता है, उनको हेल्प भी करता है। ओके, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आरबीआई की और एक भूमिका है, बैंक्स से हटके उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है कंट्री लेवल पर इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट, एंड एम्प्लॉयमेंट। सो इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड एम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करना, यानी कि ये तय करना कि जो मुद्रा है भारत की, उसकी कीमतें कहाँ खड़ी हो रही हैं, जो करेंसी है इंडिया की वो कहाँ खड़ी हो रही है। ये कई बातों पे डिपेंड करता है, जिनमें से एक बड़ा फैक्टर है इन्फ्लेशन, महंगाई। तो इसीलिए समय समय पर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के वाया इन्फ्लेशन को रेगुलेट करता है, इन्फ्लेशन को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं होने देता और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन को गिर के डिफ्लेशन तक भी नहीं जाने देता। ओके, उसके लिए वो समय समय पर लेंडिंग रेट्स, यानी कि किन दरों पर आपको पैसा मिलेगा बैंकों से, ये डिसाइड करता है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के वाया। तो सीधे सीधे मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन एक्शन जो वो लेते हैं, वो एक्शन होता है रेट्स को लेकर के, दरों को लेकर के। उन्हें मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम से वो आते हैं, इसलिए उन्हें पॉलिसी रेट्स कहते हैं।
सही मायने में वो रिफ्लेक्ट होते हैं कहाँ, ज़मीन पर कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, वो ज़मीन पर रिफ्लेक्ट होते हैं बैंकों से मिलने वाले आपको जो लोन है उन लोन के इंटरेस्ट रेट्स की फॉर्म में। अलग अलग तरह के जो लोन्स आप लेते हो उनके इंटरेस्ट रेट की फॉर्म में, यानी कि जो लेंडिंग है, बैंक जो लोन देता है वो लेंडिंग रेट्स के रूप में आपको मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स रिफ्लेक्ट होते हैं ज़मीन पर। तो मॉनेटरी पॉलिसी के वाया जो मेन एक्शन आरबीआई लेता है, दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स अपनी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के वाया जो मेन एक्शन लेते हैं, उस एक्शन का मेन पर्पस जो होता है वो लेंडिंग रेट्स को मैनेज करना होता है। लेंडिंग रेट्स को वो मैनिपुलेट करते हैं, चाहे तो लेंडिंग रेट्स घटा दे, चाहे तो लेंडिंग रेट्स बढ़ा दे। जिस तरह के देश में महंगाई के हालात बने होंगे उस मुताबिक, और जिस तरह की देश में इकोनॉमिक ग्रोथ का स्टेटस होगा उसके हिसाब से वो चाहे तो लेंडिंग रेट बढ़ा दे, चाहे तो लेंडिंग रेट घटा दे। वो इसको मैनेज करते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के वाया समय समय पर, इसलिए इन्हें मॉनेटरी पॉलिसी से निकले हुए रेट्स कहते हैं। तो ये पॉलिसी रेट्स हैं जो मेनली ज़मीन पर रिफ्लेक्ट होते हैं बैंकों से मिलने वाले लोन के इंटरेस्ट रेट के रूप में, तो इसलिए हम इन्हें लेंडिंग रेट्स भी कह देते हैं। ओके, इतनी सी बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर के ये हैं जो मेन एक्शन आरबीआई लेता है, ज़मीन पे रिफ्लेक्ट होते हैं लेंडिंग रेट्स के रूप में। पर्पस जो अचीव करना होता है इससे, ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना होता है इससे, वो अचीव करना होता है टू कंटेन द इन्फ्लेशन। ये पर्पस होता है, रिफ्लेक्ट वो उस रूप में होते हैं, और एक्शन लिया जाता है पॉलिसी रेट्स के रूप में। ओके, एक्शन, रिफ्लेक्शन एंड द पर्पस और द ऑब्जेक्टिव। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ऑब्जेक्टिव होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को मेंटेन करना, एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करना ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। सपोज कीजिए वर्ल्ड का कोई भी सेंट्रल बैंक, अमेरिका का फेड या इंडिया का आरबीआई, हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन राइज होगी, इन्फ्लेशन अगर राइज कर रही है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के वाया आरबीआई क्या करेगा, वो रेट्स को, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगा। वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे। इस तरह से ये दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे। ओके, उसका कारण क्या है? सिंपल कहानी है। उसका कारण ये है कि इन्फ्लेशन का बढ़ने का मतलब आपकी जो करेंसी है, उस करेंसी की जो मॉनेटरी वैल्यू है, वो मॉनेटरी वैल्यू उसकी रिड्यूस हो गई है। यानी कि आपकी जो करेंसी है वो एक तरह से डिप्रिशिएट हो गई है, कमज़ोर हो गई है। कैसे? उदाहरण के तौर पर, पहले ₹100 में आपको, सपोज़ कीजिए कि ₹100 में आपको 2 लीटर मिल्क मिल जाता था। अब आपको ₹100 में 1 लीटर मिल्क ही मिल रहा है। यानी कि पहले 100 रुपये में 2 लीटर दूध था, अब 100 रुपये में सिर्फ 1 लीटर दूध है। मतलब उस 100 रुपये के अंदर जो मॉनेटरी वैल्यू था, पहले वो 2 लीटर दूध फैच करने के बराबर था। अब उस 100 रुपये में जो मॉनेटरी वैल्यू है वो सिर्फ 1 लीटर दूध फैच करने के, 1 लीटर दूध उपलब्ध कराने के ही लायक बचा है। मतलब मॉनेटरी वैल्यू पहले के मुकाबले अब रिड्यूस हुई है, मतलब करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, कमज़ोर हुई है। क्यों? क्योंकि 100 रुपये में पहले 2 लीटर आता था, अब 100 रुपये में 1 लीटर आता है, क्योंकि महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन हुई है। इसको आरबीआई मैनेज करता है कैसे? वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा वो भी छोटा सा समझ लीजिए। आरबीआई का मानना ये होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण जो मेन होता है, देखो, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किसी सोसाइटी में, महंगाई बढ़ती है, ये एक रिश्ता है। पर मोटा मोटा जो पॉलिसी के पीछे का दिमाग चलता है वो ये चलता है कि
ऐसा लगता है कि मार्केट में काफ़ी मात्रा में लिक्विडिटी है। सीधा सीधा आप इसे मान लो कि बाज़ार में काफ़ी मात्रा में तरल पैसा है, मतलब लोगों के पास पैसा है, इसलिए लोग उसको खर्च रहे हैं, इसलिए एक्सपेंडिचर हो रहा है। और जब इस तरह से एक्सपेंडिचर हो रहा है तो इसका मतलब डिमांड स्ट्रॉन्ग चल रही है, और डिमांड स्ट्रॉन्ग चलने के कारण ये हो जा रहा है कि सप्लाई डिमांड को मैच नहीं कर पा रही है। तो सप्लाई और डिमांड में मैच नहीं बन रहा है। ये नेचुरल सी बात है। कोई एक चीज़ है, सपोज़ कीजिए, जैसे सपोज़ कीजिए कि आप बात करते हैं आइसक्रीम है। अगर एक आइसक्रीम है, 1 पीस ऑफ आइसक्रीम है और 1 बायर है, तो एक बायर एक डिमांड, एक आइसक्रीम मैंने एक सप्लाई, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है, रेट्स ठीक हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर अब एक आइसक्रीम है और 4 बायर्स हैं, 4 लोग उसे एक आइसक्रीम को लेना चाहते हैं। जो बेहतर कीमत दे देगा वो ले जाएगा आइसक्रीम। मतलब चारों में कंपटीशन चिढ़ गया वो आइसक्रीम लेने के लिए। आइसक्रीम का रेट अप्रिशिएट होगा, आइसक्रीम महंगी होगी, इन्फ्लेशन आएगी, क्योंकि 4 लोग लेना चाहते हैं। ओके, मतलब डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम है ना, मतलब सप्लाई डिमांड का बैलेंस नहीं है ना। इसका एक कंक्लूजन ये निकाल लिया जाता है कि अगर किसी तरह से बायर्स यानी कि इनकी जेब में से पैसा घट जाता है तो कम खर्चेंगे, और फिर जो सप्लाई है वो डिमांड से मैच कर जाएगी। जैसे धीरे धीरे 4 से 2 बायर रह जाएंगे, फिर कंपटीशन कम स्टिफ होगा, प्राइसेस नॉर्मल डाउन हो जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन आ जाएगी। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब मार्केट से पैसा खींचेगा। लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी। लिक्विडिटी मार्केट में कम कैसे होगी? उसका एक बड़ा तरीका ये है कि जो बैंक्स हैं वो जो लेंडिंग कर रहे हैं वो लेंडिंग महंगी कर दो। जो बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को, रियल एस्टेट डेवलपर्स को, एवरीवन, उनको जो पैसा बैंकों से एक्सेस हो रहा है फॉर देयर प्रोजेक्ट्स और एवरीथिंग, वो महंगा कर दो। तो मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके तहत जो रेट्स हैं उन्हें हाइक कर दो, उन्हें बढ़ा दो, रेट्स हाइक कर दो। इसके तहत नेचुरली बैंक अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कर देंगे। इसकी वजह से लोन महंगा हो जाएगा, और वो महंगे लोन पे जब वो रियल एस्टेट डेवलपर या जब वो बिल्डर या कोई फैक्ट्री वाला या कोई पर्सन भी पैसा लेगा, और फिर वो जब आगे सारा अपना हिसाब किताब लगाएगा, लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल, ये वो, फिर वो देखेगा कि मुनाफे का समय नहीं है ना, दिस इज़ नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट, और दिस इज़ नॉट द टाइम टू डू मैन्युफैक्चर समथिंग, बिकॉज बहुत महंगा है कैपिटल, पूंजी बड़ी महंगी है, लोन बहुत महंगा है, कुछ हाथ पल्ले आएगा नहीं। तो वो कम पैसा बोरो करेगा। वो कम पैसा बोरो करेगा तो वही पैसे को वो कम लगाएगा मार्केट में। मार्केट में कम पैसा आएगा, कम निवेश होगा, कम इन्वेस्टमेंट आएगा, तो कम लोगों को ठेका मिलेगा रेता का, बजरी का, ईंटों का, तो उन वेंडर्स के जेब में भी कम पैसा जाएगा। कम प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उनके हाथों में भी सैलरी के रूप में पैसा कम जाएगा। कम पैसा उन लोगों को मिलेगा तो वो लोग आगे सस्ते स्कूल में या फिर नॉर्मल डिमांड रखेंगे कपड़े खरीदने की, खाने पीने की चीज़ों की, उतना हाई फाई ट्रिप लगाना, खर्चे करना, गाड़ियाँ लेना नहीं करेंगे। हर तरफ से हाथ खींचने लगेगा। डिमांड पुल बैक, डिमांड को अपन पुल बैक करेंगे, ओके, ताकि सप्लाई से मैच आ जाए। सेकंड चीज़ इसमें जो एक मेन भूमिका निभा रही है, जो इंडिविजुअल्स हैं, तमाम चीज़ें उन्होंने लोन पे ले रखी हैं, तमाम चीज़ें उन्होंने किश्तों पे ले रखी हैं, उनकी किश्त की अमाउंट बढ़ जाएगी, ईएमआई की अमाउंट बढ़ जाएगी, या नंबर ऑफ़ ईएमआईज़ बढ़ जाएंगी, दोनों में से एक चीज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए हैं। और वर्ल्ड वाइड मेजॉरली फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे ही चीज़ दी जाती है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बदलेंगे आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। या तो किश्त बढ़ा लीजिए, पर मंथ ईएमआई का अमाउंट चेंज कर लीजिए, या फिर नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स इंक्रीज़ करा लीजिए।
ऐसे में उस बंदे की जेब पे बर्डन आएगा, उसे हर महीने 200 से $300 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अब ईएमआई के रूप में, और वही $200-300 खर्चा किया करते थे वो लोग, हाथ खिंच जाएगा। ये एक होम लोन के पीछे हो सकता है, कार लोन और मोबाइल तमाम चीज़ें क्रेडिट पे हैं, सब जगह ब्याज बढ़ेगा। मंथली उसके ऊपर 600-700 रुपये का बर्डन आ सकता है। 600-700 रुपये का, $600-700 का, सॉरी, $600-700 का बर्डन बहुत होता है। टोटल खर्चे बंद हो जाएंगे, अलग अलग कंट्रीज़ के ट्रिप कम हो जाएंगे, सब रुक स्लो हो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे डिमांड कम 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 होकर सप्लाई के बराबर आ जाएगी, इन्फ्लेशन महंगाई कम हो जाएगी, तो फिर से ठीक कर देंगे, फिर से इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। तो जब इन्फ्लेशन कम हो जाएगी इंटरेस्ट रेट भी कम कर देंगे, तो फिर इन्फ्लेशन कम हो गई, इन्फ्लेशन कम हो गई, इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया, लीजिए, है ना। और ऐसे में चीज़ें महंगी बिकती थी, एक आइसक्रीम वाले की महंगी आइसक्रीम बिक रही, अच्छी सेल हो रही, तब तक एक दो आइसक्रीम वाले और भी आ चुके होंगे मार्केट में कि हम भी मुनाफे कमा लें। तो एक तरफ से डिमांड पुल बैक हो रही होती है, साइमल्टेनियसली नए वेंडर भी आते हैं मुनाफा देख के, सप्लाई भी बढ़ रही होती है, तो डिमांड गिरनी, सप्लाई बढ़नी, बैलेंस आ जाता है, महंगाई कंट्रोल हो जाती है, सेटल हो जाता है। तो फिर से हालात ये आ जाते हैं कि अब फिर आ जाइए वापस से दोबारा, पुश द इकोनॉमी, पुश द बटन ऑफ द लिक्विडिटी, again focus on the economic growth rate and employment creation. Now no need to worry about the inflation, now focus on the economic growth and employment. Now reduce the interest rates, cut the policy rates, तो policy rates कट कर दिए जाएंगे। ऐसे में बैंक आएगा, सेंट्रल बैंक, और उसके मॉनेटरी पॉलिसी रेट में एक चीज़ निकल के आएगी, वो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो गई। अब अगर हमने थोड़ा भी और इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखा थोड़े दिन, हैविली डैमेज हो जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का और एम्प्लॉयमेंट का, ये बेयर नहीं कर सकते हम, क्योंकि डिफ्लेशन की स्टेट में चले जाएंगे, ज़ीरो से आगे नेगेटिव में चले जाएंगे, इकोनॉमी स्टैंड स्टिल हो जाएगी। नो, जल्दी से डिमांड रेज कराओ, डिमांड को पुश दो, फिर से डिमांड को पुश देने के लिए लोगों की जेब में फिर से पैसा डालो, चलो फिर से रुके हुए काम चलवाओ, इंटरेस्ट रेट सस्ता करो, रियल एस्टेट बिल्डर, डेवलपर, इंडस्ट्रियलिस्ट सब आएंगे, सस्ता हो गया लोन लेंगे, लोग वेट कर रहे हैं, सस्ता हो गया होम लोन, अब हम घर बनाएंगे, सस्ता हो गया कार लोन, अब हम कार लेंगे, सस्ता हो गया स्टडी लोन, अब हम स्टडी, सब मतलब फिर से पैसा लेंगे, फिर से डिमांड्स क्रिएट करेंगे, फिर वर्कर को काम मिलेगा, फिर रेता बजरी वाले को ऑर्डर मिलेगा, सरिये वाले को ऑर्डर मिलेगा, फिर सबकी जेब में पैसा जाएगा, फिर सब धूम धड़ल्ले से खर्चा, मौज मस्ती, घूमना फिरना, पार्टी और पीवीआर, ये वो सब मौज मस्तियाँ, गाड़ी में फिर से तेल, गाड़ी बत्ती गई, घर की लाइट चली गई, गाड़ी में एसी लगा के 1 घंटा चला के बैठे चिल, फिर सब सेट। फिर जब ज़्यादा हवा में उड़ने लगेंगे, फिर महंगाइयाँ आने लगेंगी, फिर सेट कर देंगे, फिर बढ़ा देंगे इंटरेस्ट रेट, चलता ही रहता है, एक दिन का काम नहीं है, रेगुलर चलता है ये। तो इंटरेस्ट रेट एक ऐसा बटन है, जैसा स्टीरियो पे बटन होता है, जिसको घुमा के कभी आवाज़ बढ़ा देते हैं, जो घटा के कभी घटा देते हैं। ऐसा करके मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करके सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को मैनेज करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को मैनेज करते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ सफ़र थोड़ा होता है तो होने दो, एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सफ़र होता है तो होने दो यार। वी हैव टू टेक अग्रेसिव स्टांस एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट वी हैव टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, वी नीड टू बी अग्रेसिव, वी नीड टू बी लाइक हॉक, वी नीड टू बी हॉकिश, वी हैव टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स। तो सेंट्रल बैंक्स विल टेक hawkish stance, aggressive stance, okay, strong stance, that is the thing. So they will rise the interest rate, they will hike the interest rate, increase the interest rate, and the target is inflation. But with the passage of time, जब inflation under control है, they will take dovish stand. Now be soft, be docile, be gentle, don't be aggressive, don't be violent, stay soft, reduce that, cut the interest rate, focus on the economic growth, focus on the employment. It is a dovish stance, okay. Central banks are taking all the time till this is today I am speaking in front of you. The gold prices are hiking, growing, why, rising, why? Because there is a dovish stance by the Federal Bank of America. They reduce the interest rates. अब उन्होंने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया,
तो जिन लोगों ने उनके अच्छे इंटरेस्ट रेट्स देख करके वहाँ पर पैसा उनकी एफडीओ में हर जगह लगा दिया था, क्योंकि अमेरिका से सेफ और क्या है, पैसा वहाँ लगाओ। उन्होंने देखा ब्याज नहीं अच्छा मिलेगा, क्योंकि अमेरिका ने देखा थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, तो इंटरेस्ट रेट्स कम करो अब यार, हम इससे ज़्यादा हॉकिश नहीं रह सकते, इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट सफ़र कर रहा है, अब वी हैव टू बी डॉविश हो जाओ। तो एकदम से जब वो पॉलिसी रेट कट होंगे, इंटरेस्ट रेट्स कम आएंगे, डिपॉजिट रेट्स भी कम आएंगे ना। लेंडिंग रेट्स जब बढ़ते हैं तो बैंक लेंडिंग रेट जब बढ़ रहे हैं तो फिर अल्टीमेटली आप लोगों ने जो पैसा डिपॉजिट कराया होता है उसके भी तो ब्याज अच्छा मिल रहा होता है आपको उस टाइम पर। जब ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं तो हर चीज़ की ब्याज दर बढ़ी है ना, एफडी पे भी अच्छा ब्याज मिल रहा है ना, मज़े आ रहे हैं ना आप सबको। अभी एफडीओ के इंटरेस्ट कितने अच्छे चल रहे थे, 7, 7.5, 7.25, सीनियर सिटीजन 8.5 तक गया इंटरेस्ट रेट। तो जब हॉकिश था अमेरिका, फेडरल बैंक अमेरिका का और वर्ल्ड के तमाम सेंट्रल बैंक, तो उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स बढ़ाए जब, तो लेंडिंग रेट के साथ साथ डिपॉजिट रेट भी तो बढ़ेंगे। तो तमाम दुनिया में से पैसा निकाला इन्वेस्टर्स ने और अमेरिका में जाके डिपॉजिट करा दिया, अच्छा ब्याज मिल रहा था मोटा खासा। अब वहाँ पे इन्फ्लेशन ठीक ठीक हो रही है, उन्होंने अपनी कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, इकोनॉमिक सेक्टर को बूस्ट देने के लिए अब ब्याज दरें घटाई हैं कि पैसा बैंकों से लो और निवेश करो। तो अब जो वहाँ के बैंकों में पैसा लगा रखा था जिन्होंने, उन्होंने कहा ब्याज कम मिल रहा है, चलो यहाँ से पैसा निकालो, आओ वहाँ डालें जहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, गोल्ड। तो जैसे ही फेडरल बैंक डॉविश हुआ, इन्वेस्टर्स ने वहाँ से पैसा निकाला और इमीडिएटली पैसा डाल दिया गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड उस इंटरेस्ट के मुकाबले जो अब डॉविश होने के बाद फेडरल बैंक ऑफर कर रहा है उससे कहीं बेहतर रिटर्न दे रहा है गोल्ड। उन्होंने तुरंत पैसा निकाल के गोल्ड में डाला, एक फैक्टर गोल्ड के राइज होने का। द डॉविश स्टांस ऑफ द अमेरिकन फेड and the many other central bank of the world is the reason that investors are not having that excitement of the higher interest rates in context of the depositing term deposits in America. So ultimately they are withdrawing the money from the American term deposits and they are investing it in the gold, because gold is promising higher returns as compared to the American deposits. Okay, that's the one reason. इतनी बात समझ में आई? तो ये डॉविश हॉकिश, डॉविश माने रेट कट करो, इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करो, हॉकिश माने रेट बढ़ाओ, इन्फ्लेशन पे फोकस करो, कम करो। ओके, सो लेकिन ये मेन गेम क्या है? डॉविश और हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी का खेल है। इट इज बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस ऑफ द सेंट्रल बैंक्स। ओके, देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑफ राइजिंग गोल्ड रेट्स. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द वन factor. Okay, the dovish stance taken by the American Fed, and they are no more luring the investors because they are not offering the good deposit rates. So investors are going somewhere else where they are finding good returns, and that is the gold for a time, for a moment. Okay, फिलहाल के लिए वो सोना है, आगे समझते हैं. So hawkish versus dovish, it's the differences between the monetary policy, the hawkish monetary policy and the dovish monetary policy. Okay, so what does it mean to be hawkish? Hawkish होने का मतलब क्या है? Answer: central bankers are described as hawkish when they are in support of the raising of interest rates to fight inflation. Central bankers को हम कहते हैं कि वो hawkish हो गए जब वो इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए इस बात की हिमायत करें, इस बात की सपोर्ट करें कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दो, इवन टू द डेट्रीमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। हालांकि जबकि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट होगी, पर वो कहते नहीं, फॉर द टाइमिंग वी हैव टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। दे आर नोन एज हॉक्स, इन्हें हॉक कहते हैं। बज, अग्रेसिव, वायलेंट, तेज, मजबूत। ओके, पकड़ में एकदम जकड़ लेने वाला अपनी, तो इनके लिए वर्ड यूज होते हैं। दे आर नोन एज हॉक्स एंड वर्ड्स लाइक टाइटन, तो क्या कहेंगे? टाइटन द मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द मार्केट। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरह से खबरें पढ़ते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही टाइटन कर दी गई है लिक्विडिटी को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए। ओके, दैट इज द थिंग। So Federal Bank or the American Fed or the Indian RBI will remain for the 2 consecutive quarters more hawkish, we observe. Okay, या हमें लगता है कि ये hawkish रहने वाले हैं, मतलब बहुत
टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो होगी, जगह ही नहीं देंगे थोड़ी भी। इतनी क्लियर होगी? तो टाइटन वर्ड जैसा यूज होगा, हीटिंग अप विल बी यूज होगा कि हीटिंग अप हो गया, भाई जल रहा है बाजार, महंगाइयाँ इतनी चल रही हैं, चारों तरफ आग लगी पई है, गल की है, नहीं होना चाहिए ना ऐसा। तो उसको ठंडा करना है, कंट्रोल करना है, डन। ये हॉकिश है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा होगा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुड बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग हॉकिश if they made an official statement leaning towards the increase of interest rates to reduce high inflation। हम आरबीआई को हॉकिश कहेंगे जब उनकी स्टेटमेंटों में ये दिखेगा कि वो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करना चाहते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। सेकंड, व्हाट डज इट मीन टू बी डॉविश? डॉविश होने का मतलब क्या है? आंसर, सेंट्रल बैंकर्स आर डिस्क्राइब्ड एज डॉविश व्हेन दे फेवर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट ओवर टाइटनिंग इंटरेस्ट रेट्स। वो कहते हैं इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग से कहीं ऊपर हमारे लिए अब इकोनॉमिक ग्रोथ है और एम्प्लॉयमेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग नहीं चाहिए हमें, इंटरेस्ट रेट खींचने नहीं है, टाइट नहीं करने हमने, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करो, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करो। ये एक तरह का नॉन एग्रेसिव स्टांस है रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्शन। तो जो भी इकोनॉमिक एक्शन अब होने जा रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, उस मामले में एक नॉन एग्रेसिव स्टांस रखना। ओके, ये है डॉविश। Central bankers are described as dovish when they are in support of cutting down of interest rates, तब हम उन्हें dovish कहते हैं। They are known as doves and words like soften and cooling down will be used। तो cool down, cooling down effect है, ख़त्म है, सब सेटल है। soften stance लेना है हमने मॉनेटरी पॉलिसी में, टाइटर स्टांस नहीं लेना हमने। ये सब शब्द ऐसे यूज़ किए जाते हैं, सिविल्स में ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं। हम वहाँ पे कोरिलेट नहीं कई बारी कर पा रहे होते हैं, हम इन्हें चैप्टरों में ढूंढ रहे होते हैं। ऐसा नहीं, अंडरस्टैंडिंग में बैठाने का, चैप्टर में ढूंढने का नहीं, हर चीज़ उधर तलाशने का नहीं, चैप्टर से जो सीखा है उसको अंडरस्टैंडिंग में बैठा, ये कहानी। इतनी बात समझ में आई? अब इसे ही जब हम दुनिया भर की एक्सटर्नल पॉलिसीज़ पे लागू करते हैं, फॉरेन पॉलिसी पे लागू करते हैं, तो वो धड़ा स्टेट पॉलिसी का वो सेक्शन जो मिलिट्री फोर्स के दम पर बहुत ही एग्रेसिव स्टांस लेना चाहता है, वायलेंट स्टांस लेना चाहता है अगेंस्ट द अनदर नेशन और द कंट्री, वो हॉकिश कहलाता है। लेकिन स्टेट पॉलिसी में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, एक्सटर्नल पॉलिसीज़, वो सेक्शन जो बहुत ही शांत सॉफ्ट चलना चाहता है, जो कॉन्सिलिएशन की बात करता है, जो डोसाइल रहने की बात करता है, जो मिलिट्री फोर्स नहीं बातचीत की बात करता है, सहमति से आगे बढ़ने की बात करता है, वो डॉविश सेक्शन कहलाता है। तो कई बार लिखा होता है, द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बीइंग सराउंडेड बाय द हॉकिश सेक्शन नाउअडेज, इट सीम्स टू बी मोर हॉकिश स्टांस फॉर द कमिंग मंथ्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ईरान, इराक एंड द यूक्रेन रशिया वॉर। ऐसा करके सुना होगा आपने खबरों में। या फिर कहा जाता है, इंडिया इज ट्राइंग टू क्रिएट दैट डॉविश एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द रशिया टू ट्राई टू कंटेन रशिया टू एंटर इनटू द फुल स्केल एस्केलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूक्रेन वॉर। तो हो सकता है वो कह रहे हो कि भारत एक डॉविश माहौल बनाना चाहता है अगेंस्ट इन द सराउंडिंग ऑफ रशिया, उसे एस्केलेट होने से रोकना चाहता है रशिया यूक्रेन वॉर में, और डी एस्केलेशन चाहता है। ओके, ऐसी खबरें आप अक्सर सुनते रहते हैं, तो ये वहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो अब एक डिफरेंसेस देख लेते हैं इनके बीच में, है ना। हॉकिश, डॉविश, कुगी, डॉविश, बाज का फर्क है। ओके, ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले जब हमने ऑब्जेक्टिव की बात की हॉकिश और डॉविश में, तो ऑब्जेक्टिव, हॉकिश होने का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्फ्लेशन को डिक्रीज करना। टू डिक्रीज इन्फ्लेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीइंग हॉकिश। एंड सेकंड, टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीइंग डॉविश। तो डॉविश होने का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना, और हॉकिश होने का ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन डिक्रीज करना। ऑब्जेक्टिव के लेवल पे क्लियर हो गया फर्क? सेकंड, मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस के मामले में जब आप हॉकिश हैं तो कैसे हैं, जब डॉविश हैं तो कैसे? मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस का मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी, बहुत ही कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, बहुत ही टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी होगी। कॉन्ट्रैक्शनरी माने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, इन्वेस्टमेंट्स धीरे 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 स्क्वीज कर जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। तो
जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है इकोनॉमी का वो धीरे धीरे हिंडर हो जाएगा। तो मैंने बताया ना, इन्वेस्टमेंट्स को रुक जाएंगी, रोजगार कम होने लग जाएंगे, हाथ खिंच जाएंगे, टू पुल बैक द डिमांड, टू कॉन्ट्रैक्ट द डिमांड so that it could match the supply. So being hawkish in a monetary policy means being contractionary, being tighten, okay? But being hawkish in context of monetary policy, being dovish in context of monetary policy is expansionary and loosen strategy, okay? Now you are expansionary, kindly invest, सस्ता लोन दो सबको, लोगों की जेबों में पैसे बचने दो, ब्याज सस्ता कर दो, खर्चो, डिमांड क्रिएट करो, सप्लाई देने वाले आएंगे, निवेश करेंगे, रोजगार पैदा होगा, सबकी जेब में पैसा, एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी, एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो इसका पर्पस होता है एक्सपेंशन और मॉनेटरी रेट्स को लूज करना, टाइट नहीं लूज करना। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस की बात करें तो हॉकिश का मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी और टाइटन होना, और डॉविश का मतलब एक्सपेंशनरी एंड लूजन। ऐसे ही अगर हम करंट इन्फ्लेशन स्टेटस देखें तो हॉकिश स्टांस के समय में, हॉकिश स्टांस ही इसलिए लिया जाता है कि जो इन्फ्लेशन का करंट स्टेटस होता है वो ये होता है कि इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग होती है, इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, इसलिए स्टांस हॉकिश होता है मौजूदा समय में। और डॉविश स्टांस जब हम लेते हैं, जब करंट इन्फ्लेशन स्टेटस क्या होता है, इन्फ्लेशन डिक्रीजिंग स्टेट में होती है या नेगेटिव हो रही होती है, तब हम स्टांस क्या लेते हैं, डॉविश, ओके। अनदर इंटरेस्ट रेट, हॉकिश स्टांस जब हमने लिया है तो इंटरेस्ट रेट में चेंज क्या आएगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे, हाइक होंगे। और डॉविश स्टांस अगर हमने लिया है तो इंटरेस्ट रेट में क्या चेंज आएगा, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होंगे, इंटरेस्ट रेट कट होंगे। हॉकिश स्टांस हमने लिया है तो बैलेंस शीट में क्या फर्क आएगा, हॉकिश स्टांस अगर हमने लिया है तो बैलेंस शीट रिड्यूस हो जाएगी, बैलेंस शीट्स कम हो जाएंगी, व्यापार नहीं हो रहा, काम काज नहीं हो रहा, कोई निवेश नहीं हो रहा, प्रोडक्ट नहीं बन रहे, सेल नहीं हो रहा, रिड्यूस हो गया ना, तो बैलेंस शीट्स विल कॉन्ट्रैक्ट, बैलेंस शीट्स विल रिड्यूस, काम धंधा नहीं चल रहा, कम हुआ पड़ा है, थमा पड़ा है, स्लो डाउन। तो हॉकिश स्टांस लेंगे तो बैलेंस शीट्स रिड्यूस हो जाएंगी, डॉविश स्टांस लेंगे तो फिर बैलेंस शीट्स एक्सपेंड करेंगी ना, निवेश करेंगे सब, है ना, इधर खर्चा आएगा, उधर माल आ रहा है, इधर पैसा डाल रहे हैं, एकदम बैलेंस शीट भर जाएंगी, लेजर भर जाएगा पूरा, काम चल रहा है चिल्लम चिल, ओके। तो यही एमसीक्यूज हैं बॉस, गलत हो जाते हैं वहाँ पे कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉविश स्टांस द बैलेंस शीट्स विल एक्सपेंड, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हॉकिश स्टांस द बैलेंस शीट्स विल रिड्यूस। वहाँ मुंह उठा के एकदम रिलेशन क्या है इनका, तब ये स्टोरी लगाने का वो सारा जो शुरू में बताया, सस्ता लोन, जेब में पैसा, निवेश, एक्सपेंशन, डॉविश, महंगा लोन, किस्त महंगी, लोन महंगा, कोई निवेश नहीं, खर्चा नहीं, चुप करके बैठो, रिडक्शन, रिडक्शन, ओके। सो हॉकिश स्टांस तो बैलेंस शीट रिड्यूस है, डॉविश स्टांस बैलेंस शीट एक्सपेंड है अपनी। डन हो गई बात, ओके। हॉकिश स्टांस है तो करेंसी इफेक्ट क्या होगा, करेंसी, हॉकिश स्टांस हम क्यों लेते हैं, करेंसी पे क्या इफेक्ट आएगा, करेंसी अप्रिशिएट करने लगेगी। जब इन्फ्लेशन राइज हो रही थी, राइजिंग स्टेट में थी, तो हमने देखा था कि हमारा पैसा डेप्रिशिएट कर रहा था, उसकी मॉनेटरी वैल्यू रिड्यूस हो रही थी, डेप्रिसिएशन में था, इन्फ्लेशन राइज हो रही थी। इसको काउंटर करने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, मैंने हम हॉकिश हुए, तो हॉकिश ने जाके सीधा किस पे मार किया, पैसा अप्रिशिएट कराना शुरू किया, क्योंकि पैसा अप्रिशिएट मतलब मॉनेटरी वैल्यू का बढ़ना, मतलब करेंसी की मॉनेटरी वैल्यू का बढ़ना, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल होने लगी ना। हॉकिश होने का मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, और इन्फ्लेशन कंट्रोल होने का मतलब करेंसी की मॉनेटरी वैल्यू वापस से रीस्टोर होना, मतलब डेप्रिसिएशन से फिर एप्रिसिएशन में आना। तो जब हॉकिश स्टांस होगा तो करेंसी में इफेक्ट क्या आएगा, करेंसी एप्रिशिएट्स, और फिर से हमने अब लूज मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करनी शुरू कर दी, एक्सपेंशन, मार्केट में लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, चिल्लम चिल, एम्प्लॉयमेंट, फिर डिमांड, 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 सप्लाई फिर शॉर्ट पड़ रही है, फिर महंगाई, 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 क्योंकि शुरू में मैंने बोला इकोनॉमिक ग्रोथ और जो महंगाई है आपस में जुड़े हुए हैं। तो महंगाई, इकोनॉमिक ग्रोथ फिर होने लगा, हर सेक्टर में एक्टिविटी होने लगी, एकदम हसल बसल चल रही है, फिर से इन्फ्लेशन आने लगी। तो फिर धीरे धीरे जैसे ही फिर इन्फ्लेशन आ रही है, फिर आप देख रहे हैं करेंसी डेप्रिशिएट्स।
तो डॉविश स्टांस का करेंसी इफेक्ट क्या होगा? करेंसी डेप्रिशिएट्स। हॉकिश स्टांस का करेंसी इफेक्ट क्या होगा? करेंसी एप्रिशिएट करे, इसलिए तो हॉकिश लिया हमने, इसलिए तो लिया हमने। लेकिन अब अगले मामले में डॉविश में करेंसी डेप्रिशिएट होगा, हो रहा है, कोई नहीं, महंगाई बढ़ रहा है, बढ़ने दो। अभी मेन खेला इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है, मेन खेला इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना है, मेन खेला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। ओके, जब उतनी की महंगाई बढ़ जाएगी फिर देख लेंगे, फिर हॉकिश हो जाएंगे। इस तरह से हॉकिश डॉविश होते ही रहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई डाउट इसमें आपको, किसी को? सारे रिलेशंस क्लियर हो गए? ओके। ये गोल्ड रेट के हाइक होने में फेडरल बैंक का हॉकिश होने का, फेडरल बैंक का डॉविश होने का रिजल्ट ये निकल करके आया कि इन्वेस्टर पूरी दुनिया में उड़ता रहता है हवा में, ऐसे ढूंढता रहता है। उसके पास ऐसा इमेजिन करो, उसके पास ऐसा 100 करोड़ है किधर लगाने का। उसको अभी अमेरिका में डिपॉजिट करके उसको 6% तक इंटरेस्ट मिल रहा है। 6% तक इंटरेस्ट बेटा अमेरिका में, मतलब डॉलर में है ना, 6% तक इंटरेस्ट मिल रहा है अमेरिका में। अमेरिका एक सेफेस्ट इकोनॉमी, एकदम वहाँ लगा पैसा फुल सिक्योर, कहीं जाने का नहीं। कहाँ तो 2.5% 2% ब्याज मिलता था, मात्र 6% मिल रहा है। कहीं और क्यों जाएंगे? ये 100 करोड़ दुनिया में जहाँ जहाँ लगाया था, इंडिया की स्टॉक मार्केट में लगाया होगा, दुनिया भर के अलग स्टॉक मार्केट में लगाया होगा, गोल्ड में लगाया होगा, रियल एस्टेट में लगाया होगा, जहाँ भी लगाया होगा भाई, ये वो 100 करोड़ को निकालेगा हर जगह से और ला के इधर डालेगा। तो इस तरह से जो अमेरिकन डिपॉजिट्स हैं वहाँ पर पैसा भयंकर आना शुरू हो जाएगा निवेशकों का, क्योंकि अमेरिका पूरा हॉकिश चल रहा है और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स हाइक हुए हैं। इस वजह से डिपॉजिटर्स को अच्छा खासा ब्याज मिल रहा है, निवेशक इसका मज़ा उठा रहा है। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने डिपॉजिट्स, जैसे ही डॉविश हुआ, डिपॉजिट्स रेट भी घट जाएंगे। ये घट करके सपोज करो 3% पे आ गए, और अब वो मैं कह रहे हैं कि अच्छा गोल्ड कम से कम नहीं तो 5% का सपोज करो रिटर्न दे रहा है, तो 3% पे पैसा क्यों फंसा के रखें? और अभी वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स भी उतनी बेहतर परफॉर्म करती नहीं दिख रही हैं। तो बेहतर है, सेफ हेवन है, जिसकी अपनी एक वर्थ है, जो कभी फॉल ही नहीं करती, कभी गिरती ही नहीं। गोल्ड की वर्थ ऐसी है ना, जो देखो एक टर्म होती है हम लोग यूज़ करते हैं, फिएट मनी। फिएट मनी टर्म क्या है? मनी जो पेपर करेंसी होती है ना, वो फिएट मनी होती है। उसमें जो वर्थ है, उसका मेन जो सपोर्ट बेस है, वो एक सॉवरेन गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि आपके नोट पे लिखा है, आपके सरकार बोल रही है, सॉवरेन गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं इस 100 रुपये नोट के बेयरर को, जिसने नोट बियर किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, धारक, मैंने बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बोल रहा है, आरबीआई बोल रहा है, मैंने इंडियन स्टेट ही बोल रहा है, द सॉवरेन स्टेट आपको बोल रहा है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ अमाउंट, द सम ऑफ ₹100 मैं दे दूंगा, मेरी गारंटी है इसके पीछे, घबराओ मत। ये नोट लेके घूम, इसमें वैल्यू है 100 रुपये की। ये नोट लेके घूम 2000 का, इसमें वैल्यू है 2000 की। आपको उसने सब बोल दिया, आपने भी मान लिया, ठीक है। लेकिन जब मुल्क गिरने लगते हैं, नुकसान होने लगते हैं, चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, तो आपको घबराहट हो जाती है कि भाई इसकी कोई रह गई वैल्यू, अब मिल पाएगा 100 रुपया? 100 रुपये में 100 की वैल्यू, तो ख़त्म, रद्दड़ हो गया काम। गोल्ड के साथ ऐसा नहीं होता। गोल्ड इज़ नॉट लाइक अ फिएट मनी। गोल्ड की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, गोल्ड की अपनी एक इंट्रिंसिक वर्थ है, जो एनी हाउ अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है हिस्टोरिकली, उसकी वो वर्थ, अपनी वर्थ फॉल नहीं करती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेफ है इन एवरी मैनर। ओके, सो अगर कोई और बहुत अच्छा प्रॉमिस ना करे रिटर्न्स का, तो निवेशक तुरंत अपने पैसे को गोल्ड में लेके जाता है, क्योंकि
उसे इन्फ्लेशन से निपटने का एकमात्र तरीका और उसके पैसे की वैल्यू ना बर्बाद हो जाए, करेंसी की वैल्यू हिलने से पैसे की वैल्यू हिलेगी ना, वो ना बर्बाद हो जाए, वो तुरंत गोल्ड में पैसा कन्वर्ट कर लेता है और ऐसे में वो गोल्ड को परचेज करना बढ़ाता है। और ये चीज़ इस समय में हो रही है कि अगर जो अमेरिका में डिपॉजिट्स के रेट घट गए, स्टांस डॉविश हुआ, तो तुरंत उन्होंने पैसा वहाँ से निकाला है, उसको सोने में लगा दिया है। फिलहाल के टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर में सेफ हो गए वो, फिर देखेंगे कहाँ क्या लगाना है। दिस इज वन फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द प्रेजेंट हाइक ऑफ द रेट्स इन गोल्ड, दैट अमेरिका ने लंबे समय से हॉकिश स्टांस अपनाया था, लेकिन अमेरिकन फेडरल बैंक, द सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, नाउ परस्यूड द पाथ ऑफ बीइंग डॉविश। ओके, हम इसके अगले फैक्टर, अगली टर्म्स, अगले कॉन्सेप्ट्स के वाया खंगालेंगे कि गोल्ड प्राइसेस राइज क्यों हो रहे हैं। सिर्फ गोल्ड तक सीमित मत करना, तमाम कॉन्सेप्ट करेंगे हम, तमाम शब्दावलियाँ करेंगे हम, तमाम चीज़ें डिस्कस कराऊंगा आपको मैं। यहाँ तक बताऊंगा कि क्या सही में गोल्ड प्राइसेस जो राइज हो रहे हैं, क्या वो बुलियन की फॉर्म में, बुलियन परचेज मार्केट में राइज हो रहे हैं, या गोल्ड की जो फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पे ज़्यादा राइज हो रहे हैं। गोल्ड प्राइसेस इनफैक्ट बुलियन मार्केट के मुकाबले फ्यूचर ट्रेडिंग गोल्ड में ज़्यादा राइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक यूनिक फिनोमेना बना है कि स्टॉक मार्केट और गोल्ड प्राइसेस दोनों इक्वली राइज हो रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो राइज हो रहा है वो भी गोल्ड का ही फ्यूचर ट्रेडिंग राइज हो रही है। इससे वो इफेक्ट आ गया कि स्टॉक भी राइज कर रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि जब स्टॉक मार्केट नहीं राइज कर रही, लोगों को वहां से अच्छा इक्विटी में अच्छा पैसा नहीं आ रहा रिटर्न, तो वो फिर वापस आते हैं गोल्ड की तरफ। लेकिन इस समय सिनेरियो ये बना है, स्टॉक मार्केट्स इंडिया का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE, NSE, निफ्टी, ये भी ग्रो हो रहे हैं, इधर गोल्ड भी ग्रो हो रहा है। ये भी एक यूनिक सिनेरियो बना हुआ है। इसके भी कई फैक्टर्स हैं, हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे। पर मेन एक बात कि बुलियन कॉन्सेप्ट में गोल्ड इन अ फॉर्म ऑफ गोल्ड बार्स इन अ फिजिकल फॉर्म, गोल्ड के प्राइसेस हाइक होने से रिटेल में मांग गिरी है, इससे बुलियन की फॉर्म में गोल्ड की डिमांड रिड्यूस हुई है फॉर अ प्रेजेंट सिचुएशन। गोल्ड दो तरह से काम करता है, एक बुलियन मार्केट, एक फ्यूचर ट्रेडिंग। तो प्रेजेंट फॉर्म में उसका प्राइस बुलियन फ्यूचर ट्रेडिंग के मुकाबले कमज़ोर चल रहा है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो फ्यूचर रेट्स जून में लेने हैं नेक्स्ट ईयर या इसी ईयर सपोज करो, वो नक्की हो गए हैं, वो नक्की कर दिए गए हैं, और ऐसे में वो अगले महीनों के लिए, अगले आने वाले समय के लिए सेफ सिक्योर हो गए। तो वो अब सेकेंडरी मार्केट में ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, जो फ्यूचर ट्रेडिंग सर्टिफिकेट साइन कर लिए गए हैं निवेशकों के द्वारा। तो वहाँ पर गोल्ड ही है, लेकिन ट्रेडिंग की फॉर्म में सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। फ्यूचर मार्केट में ज़्यादा गोल्ड ट्रेडिंग इस समय हाइक हो रखी है, इस वजह से गोल्ड की ओवरऑल प्राइस हाइक में रिफ्लेक्ट आ रहा है, फर्स्ट। और दूसरा, फ्यूचर ट्रेडिंग स्टॉक्स के वाया ही होती है, इस वजह से स्टॉक मार्केट्स राइज दिख रही हैं, उसमें भी एक फैक्टर गोल्ड ही है। ये भी मैं समझाऊंगा आपको अगली कड़ी में। पहली कड़ी में आज के सेक्शन में हमने हॉकिश एंड डॉविश एंड फेडरल बैंक के स्टेप्स, उसका पड़ने वाला गोल्ड प्राइस पे असर, एक फैक्टर को अभी समझा है। वी विल डिस्कस द मल्टीपल फैक्टर्स। ओके, थैंक यू सो मच।